हिंदू भाइयों के लिए नमस्कार, मुस्लिम भाइयों के लिए सलाम वालेकुम, देश के लिए जय हिंद, बुद्धिस्ट के लिए जय भीम जय बुद्ध। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत हम एक बहुत ही संवेदनशील और सच कहूं तो थोड़ा झकझोर देने वाले विषय से कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये विषय है भी ऐसा जो सोचने पर मजबूर कर दे। हाँ, एकदम। तो आज हमारे सामने जो स्रोत सामग्री है ना, वो है कांता भारती का लिखा हुआ हिंदी उपन्यास। इसका नाम है रेत की मछली और हम इसके पहले भाग पर बात कर रहे हैं। आप पहले पूरी वीडियो देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। हिंदी साहित्य में जब भी हम बात करते हैं तो अक्सर गुनाहों के देवता जैसी भावुक कहानियों का जिक्र बहुत होता है। हाँ, वो तो क्लासिक है ना। लेकिन ये जो कहानी है रेत की मछली, ये उसी जमीन से तो उठती है लेकिन बहुत ही जटिल और मुश्किल रास्तों पर जाती है। सही कहा। और आज का हमारा मकसद भी यही है कि इस कहानी की परतों को उधेड़ा जाए। मतलब ये समझा जाए कि एक महिला की खामोशी के पीछे जो एक चीख छिपी होती है, वो आखिर क्या कहना चाहती है, और कैसे समाज के बनाए हुए जो कृत्रिम नैतिक नियम है वो एक जीते जागते इंसान को अंदर तक तोड़कर रख देते हैं। बिल्कुल। जब मैं स्रोत सामग्री को पढ़ रहा था तो मुझे लगा ही नहीं कि ये महज एक कहानी है। मतलब ये हमारे आसपास के समाज का एक बहुत ही कड़वा सच है जो अक्सर बंद दरवाजों के पीछे दबा रह जाता है। इस कहानी की सबसे बड़ी खासियत भी यही है। ये केवल दो लोगों के बीच के आकर्षण या किसी असबल विवाह की सीधी साधी दास्तान नहीं है। अगर इसके गहरे अर्थों में जाया जाए तो ये एक बहुत ही तीखा आत्ममंथन है। ये इस बात की पड़ताल करता है कि कैसे सामाजिक विडंबनाएं व्यक्तिगत जीवन की खुशियों को पूरी तरह से निगल जाती हैं और इंसान को एक गहरे अंधेरे अवसाद की ओर धकेल दिया जाता है। बिल्कुल। इस उपन्यास में सिर्फ भावनाएं नहीं है बल्कि ये समाज के उस खोखलेपन पर बहुत कठोर सवाल खड़े करता है जिसे हम अक्सर संस्कृति या नियम का नाम देकर सही ठहराते हैं। और ये खोखलापन कहानी के बिल्कुल शुरुआती सीन में ही बेनकाब हो जाता है। हाँ, वो हॉस्टल वाला दृश्य। हाँ, शुरुआत में ही जो मुख्य पात्र है कुंतल, उसे युवा महिला संघ के हॉस्टल से अचानक निकाला जा रहा है। हॉस्टल की जो सेक्रेटरी हैं श्रीमती डेविड, वो बहुत ही मीठी लेकिन एकदम निर्मम आवाज में कुंतल को बताती हैं कि इस जगह पर सिर्फ कुंवारी या विधवा लड़कियां ही रह सकती हैं। ये नियम ही अपने आप में कितना अजीब है। वही तो। और यहाँ कुंतल का गुस्सा मुझे बहुत स्वाभाविक लगा। वो सवाल उठाती है कि जो लड़कियां रजिस्टर में झूठ बोलकर खुद को मिस लिखवाती हैं, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं। हाँ, क्योंकि वो समाज के बनाए ढांचे में फिट दिखती हैं। बिल्कुल। लेकिन कुंतल, जिसने सच बोला, जिसका अपने पति के साथ मुकदमा चल रहा है, उसे एक अपराधी की तरह देखा जा रहा है। मतलब उसे सजा सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने सच बोला है। देखिए, श्रीमती डेविड यहाँ सिर्फ एक वार्डन नहीं है, वो उस पूरे समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जो एक सुविधाजनक झूठ को आसानी से पचा लेता है। सही बात है। समाज को सिस्टम और नियमों के नाम पर किसी को बाहर निकाल फेंकना आसान लगता है। एक जटिल और कड़वे सच को बर्दाश्त करने की क्षमता इस ढांचे में है ही नहीं। एकदम सही कह रही हैं आप। समाज को ऐसे लोग पसंद हैं जो तय किए गए खानों में फिट बैठें। या तो आप कुंवारी हैं या विधवा। एक स्त्री जो अपने वैवाहिक जीवन के संघर्षों से गुजर रही है, वो समाज के लिए एक असहज करने वाली सच्चाई बन जाती है। और इसलिए उसे किनारे कर देना सबसे आसान उपाय होता है। बिल्कुल। इसी किनारे कर दिए जाने की प्रक्रिया में एक बहुत ही मार्मिक प्रतीक का जिक्र स्रोत सामग्री में आता है। सामान समेटते वक्त कुंतल की नजर एक नन्हे से रुपहले फ्रेम पर पड़ती है जो टूट रहा है। हाँ, वो टूटता हुआ फ्रेम। हाँ। मुझे पढ़कर लगा कि वो टूटता हुआ फ्रेम दरअसल कुंतल के अपने जीवन, बिल्कुल, उसकी उम्मीदों और उसकी अस्मिता के बिखरने का ही अक्स है। और ये सिर्फ एक हॉस्टल से बेदखली नहीं है, ये उसके जीवन में आगे आने वाले भयंकर बिखराव की एक शुरुआत है। बिल्कुल। और शायद इसी टूटन के बीच उसका मन अतीत के उन सायों में चला जाता है जहाँ से सब शुरू हुआ था। फ्लैशबैक के जरिए। हाँ, कहानी फ्लैशबैक में इलाहाबाद के अतर सुइया इलाके के उस बेहद खूबसूरत नीले घर में पहुंचती है। ये वो घर है जिसे कुंतल और उसके पति शोभन ने बहुत ही उम्मीदों से सजाया था। लेकिन इस खुशहाल घर के ठीक सामने एक उदास खपरेल वाला घर है। रमन का घर। हाँ, रमन और उसकी युवा विधवा भाभी का घर। रमन परिस्थितियों का मारा हुआ इंसान है और कुंतल और शोभन की खुशहाल जिंदगी देखकर उसके भीतर की जो कुंठा है वो एक खौफनाक रूप ले लेती है। रमन के इस किरदार का जो मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, वो बहुत गहरा है। हाँ, वो कोई साधारण विलेन नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसकी हरकतें किसी एक तरफा दुश्मनी का नतीजा नहीं है।
ये एक ऐसे इंसान का विद्रोह है जो अपनी जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है। अपनी युवा विधवा भाभी की जिम्मेदारी, आर्थिक तंगी और दूसरी तरफ ठीक अपने सामने एक पूर्ण रसभरी जिंदगी का नजारा। ये सब उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है। एकदम। वो रात के अंधेरे में चीखता है, शोभन को जान से मारने की धमकियां देता है। लेकिन यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आती है वो रमन का आतंक नहीं है, वो उस आतंक पर कुंतल के प्रति शोभन की प्रतिक्रिया है। और वही प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। सच में, जब रमन कुंतल का साइकिल से पीछा करता है, उसे डराने के लिए अपने कैरियर पर एक बड़ा सा पत्थर रखकर चलता है, तो जाहिर है कुंतल बुरी तरह डर जाती है। कोई भी डर जाएगा। बिल्कुल। वो खौफ से कांपती हुई मदद के लिए यूनिवर्सिटी में शोभन के पास पहुंचती है, लेकिन शोभन क्या करता है, वो उसकी घबराहट, उसके डर को ये कहकर टाल देता है कि मुझे अभी क्लास लेनी है। ये बहुत ही अजीब बात है। आजकल की भाषा में जिसे हम रेड फ्लैग कहते हैं ना, शोभन का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही था। कुंतल वहां एक पति, एक रक्षक के पास गई थी, लेकिन उसे मिला कौन? एक ऐसा इंसान जो अपनी पेशेवर जिम्मेदारी के पीछे छिप रहा था। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि रिश्तों में दरार हमेशा बाहरी दुश्मनों से नहीं आती। इस एक घटना ने कुंतल के मन में ये बात बैठा दी कि वो एक तूफान में बेसहारा छूट गई है। एकदम सही। उस वैवाहिक रिश्ते में जो पहली और सबसे गहरी दरार आती है, वो रमन के पत्थर से नहीं बल्कि शोभन की इस भावनात्मक अनुपस्थिति से आती है। जब आपका सबसे करीबी इंसान आपके डर को खारिज कर दे, तो वो अकेलापन किसी भी बाहरी खतरे से ज्यादा डरावना होता है। और शोभन का ये व्यवहार एक तरह की भावनात्मक कायरता है, जिसे वो अपनी व्यस्तता से ढकने की कोशिश करता है। और पता है, ये अकेलापन आगे चलकर एक बहुत बड़ी खाई में बदल जाता है, जब रमन की विधवा भाभी मोहल्ले में हंगामा खड़ा कर देती है। हाँ, वो सबके सामने शोभन को बुरा भला कहती है। बिल्कुल। और इस सामाजिक कलंक और बदनामी से बचने के लिए शोभन एक बहुत ही कठोर फैसला लेता है। वो अपना पुश्तैनी घर छोड़ने का निर्णय कर लेता है, जो कि बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और ये फैसला सिर्फ शोभन और कुंतल को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उसकी बूढ़ी विधवा माँ को भी अंदर तक तोड़ देता है। उस माँ के लिए वो घर महज ईंट पत्थर नहीं था, वो उसका सुहाग था, उसके मृत पति की आखिरी निशानी थी। जब इंसान सामाजिक दबाव में आकर फैसले लेता है, तो वो अक्सर अपने सबसे करीबियों को सबसे गहरा घाव दे बैठता है। सही बात है। इस पूरे हंगामे और घर छोड़ने की पीड़ादायक प्रक्रिया के बाद शोभन पूरी तरह से खामोश हो जाता है। उसका बर्ताव किसी पत्थर की मूरत जैसा हो जाता है। और रिश्तों में ये खामोशी सबसे घातक होती है। ये कोई साधारण चुप्पी नहीं है, ये एक ऐसा बर्फीला मौन है जो संवाद की हर संभावना को जमाकर मार डालता है। बाद में भले ही रमन अपनी नौकरी जाने के डर से माफी मांग लेता है, लेकिन शोभन और कुंतल के बीच वो जो नीले घर की आत्मीयता थी, वो कभी नहीं लौटती। उन दोनों के बीच एक रेगिस्तान उगाता है। स्रोत सामग्री में यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया गया है। प्यार के सरोवर में कमल खिलने चाहिए थे, लेकिन अब वहाँ काई उगाई है। हाँ, ये प्रतीक है कि कैसे बाहरी तनाव, बदनामी का डर और अपना खुद का अहंकार दो प्यार करने वालों के बीच एक ऐसी खाई बना देते हैं जिसे पाटना नामुमकिन हो जाता है। और इसी भड़कने का परिणाम होता है कि कुंतल आखिरकार टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। 7 जून 1960 को वो उस तपते हुए रेगिस्तान से बाहर निकलने का फैसला करती है और अपनी छोटी सी बच्ची तोरू को लेकर हमेशा के लिए वो घर छोड़ देती है। यहाँ से एक माँ का सबसे कठिन सफर शुरू होता है। घर छोड़ने के बाद के 2 साल कुंतल के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे होंगे। बिल्कुल। रोजाना 25 मील का सफर तय करना, अकेले संघर्ष करना, और उससे भी ज्यादा थका देने वाला काम अपनी नन्ही बेटी तोरू के उन मासूम सवालों का सामना करना, जो बार बार पूछती है कि उसके पापा कहाँ हैं। इन सब से हारकर 16 मार्च 1962 को कुंतल एक ऐसा फैसला लेती है जो किसी भी माँ के लिए अपनी जान देने के बराबर होगा। वो तोरू को शोभन को सौंपने के लिए बॉम्बे का सफर तय करती है। बॉम्बे स्टेशन का वो दृश्य इस कहानी के सबसे त्रासदिक मोड़ों में से एक है। जब कुंतल स्टेशन पर पहुंचती है तो शोभन वहां मौजूद है, लेकिन वो कुंतल और अपनी ही बच्ची को देखकर भी अनदेखा कर देता है। हाँ, वो अपने नाटककार मित्र राजहंस के साथ कार में छिपकर वहां से भाग निकलता है। शोभन का स्टेशन से यूं भाग जाना सिर्फ एक अजीब हरकत नहीं है, ये उसकी गहरी कायरता का सबसे बड़ा प्रमाण है। बिल्कुल, एक सफल और प्रबुद्ध व्यक्ति के भीतर छिपे खोखलेपन का प्रमाण। एक साहित्यकार जो अपनी रचनाओं में समाज का दर्पण होने का दावा करता होगा, असल जिंदगी में वो अपने ही अपराध बोध का सामना करने से बुरी तरह डरता है। ये विरोधाभास बहुत चुभने वाला है। एक तरफ वो बौद्धिक दुनिया में बड़ी बड़ी बातें करता होगा,
और दूसरी तरफ असल जिंदगी में एक बच्ची की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसके बाद कुंतल शशिकांत जी की मदद लेती है, जो शोभन के पूर्व शिक्षक भी रहे हैं। और जब शशिकांत जी शोभन के पास जाते हैं तो वहाँ जो कुछ होता है वो समाज की एक और कड़वी सच्चाई खोल देता है। हाँ, मीनल का वो बयान। बिल्कुल। शोभन की नई पत्नी मीनल सीधे तौर पर कुंतल को पागल करार दे देती है। ये एक बहुत ही जाना पहचाना पैटर्न लगता है। हाँ, कि जो भी औरत सवाल पूछे उसे पागल कह दो। एकदम। किसी भी औरत को जो असुविधाजनक हो, जिसका दर्द दूसरों के लिए परेशानी का सबब बने, उसे पागल कह देना समाज का सबसे पुराना हथियार है। और ये हथियार इसलिए कारगर होता है क्योंकि ये उस स्त्री की पूरी पीड़ा और उसके संघर्ष को एक झटके में अमान्य कर देता है। और शोभन की प्रतिक्रिया तो इस पूरी अमानवीयता को और गहरा कर देती है। बिल्कुल। वो अपनी ही सगी बच्ची को अपनाने के लिए शशिकांत जी के सामने कानूनी स्टैंप पेपर की मांग करता है। ये उस तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग का असली चेहरा है, जो मानवीय संवेदनाओं को कानून और दस्तावेजों की आड़ में कुचल देता है। एक पिता को अपनी बच्ची को स्वीकार करने के लिए स्टैंप पेपर की जरूरत पड़ रही है। ये इस बात का सबूत है कि उसके भीतर का इंसान किस हद तक मर चुका है और उसकी जगह एक ठंडे कानूनी दिमाग ने ले ली है। वो स्टैंप पेपर वाली मांग मुझे इस पूरी कहानी का सबसे क्रूर हिस्सा लगी। और ये सब कुछ कहानी के उस आखिरी विदाई वाले दृश्य की तरफ ले जाता है, जो 18 मार्च 1962 को एक रेस्टोरेंट में घटित होता है। उस दृश्य का वर्णन इतना जीवंत है कि वो आंखों के सामने तैरने लगता है। रेस्टोरेंट में हल्की रंगीन रोशनी है, धीमा धीमा संगीत बज रहा है, और उस कृत्रिम और ठंडे माहौल के बीच एक असली माँ अपनी बच्ची से हमेशा के लिए अलग हो रही है। और दूसरी तरफ नन्ही तोरू है, जो अपनी बाल सुलभ मासूमियत में चहक रही है। वो बेहद खुश है क्योंकि उसे आखिरकार उसके पापा मिल गए हैं। वो खुशी खुशी कार में बैठ जाती है और फिर अपनी माँ की तरफ देखकर मासूमियत से पूछती है कि मम्मी रोती क्यों है। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद कुंतल के कानों में उम्र भर गूंजता रहा होगा। वो दृश्य मानवीय भावनाओं और कानूनी ठंडेपन के बीच के सबसे चरम टकराव को दर्शाता है। उन कानूनी कागजों की क्रूरता देखिए। कुंतल ने उन स्टैम्प पेपर्स पर हस्ताक्षर किए हैं जो ये तय करते हैं कि वो अब तोरू को अपनी बेटी नहीं मान सकती। वो साल में सिर्फ एक बार उससे मिल सकती है, वो भी ये बताए बिना कि वो उसकी माँ है। ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कानून की सूखी और तकनीकी शर्तें एक जीवित धड़कते रिश्ते को पूरी तरह से निगल लेती हैं। अदालतें तय करने लगती हैं कि कौन माँ है और कौन नहीं। और ये कागजी क्रूरता और भी गहरी हो जाती है जब कहानी ठीक इसी भीषण पीड़ा के बाद अचानक हमें वापस 1954 के उन खूबसूरत उम्मीद से भरे बसंत पंचमी के दिनों में ले जाती है, जहां से कुंतल और शोभन का प्यार शुरू हुआ था। उस मासूम शुरुआत और इस क्रूर अंत का जो विरोधाभास है, वो दर्द को कई गुना बढ़ा देता है। ये दिखाता है कि कैसे वही दो इंसान जो कभी एक दूसरे के लिए दुनिया थे, आज अजनबी से भी बदतर हो गए हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ समेटें तो ये बात साफ हो जाती है कि रेत की मछली का यह पहला भाग केवल एक असफल विवाह की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे हमारे समाज के बनाए हुए नियम हमारे भीतर के अनकहे मानसिक आघात और सबसे बढ़कर इंसान का अपना अहंकार दुनिया के सबसे मजबूत रिश्तों को भी नष्ट कर सकते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो रिश्ते हैं उनकी नींव आखिर कितनी मजबूत है। क्या वो आत्मीयता पर खड़ी है या सिर्फ सामाजिक दिखावे पर? और ये भी दिखाती है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी, जैसे रमन की हताशा या शोभन का पलायन, किसी एक इंसान की पूरी दुनिया को तहस नहस कर सकता है। रिश्ते केवल प्यार से नहीं चलते, उन्हें जिंदा रखने के लिए गहरे साहस की जरूरत होती है, जो शोभन में बिल्कुल नहीं था। साहस के बिना प्यार सच में बहुत खोखला साबित होता है। इस चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री में डायरी का एक पन्ना है जो कुंतल पढ़ती है। हाँ, वो पंक्ति बहुत गहरी है। उसमें लिखा है कि प्यार से आदमी मानवीय बनता है, स्वार्थ से ऊपर उठता है। इस बात को पढ़कर और पूरी कहानी को समझने के बाद मन में एक अजीब सी हलचल होती है। हलचल होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर प्यार वाकई इंसान को स्वार्थ से ऊपर उठाता है, उसे मानवीय बनाता है, तो फिर रिश्तों के टूटने की कगार पर आकर वही इंसान इतना कानूनी, इतना निर्मम और इतना स्वार्थी क्यों हो जाता है? बिल्कुल। जब प्यार की वो नदी पूरी तरह सूख जाती है, तो उस रेत की मछली का आखिर क्या होता है जो उस सूखे तपते रेगिस्तान में तड़पने के लिए छोड़ दी गई हो? ये एक ऐसा सवाल है जो उस दौर में भी सच था और आज भी सच है। बल्कि आज के समय के हिसाब से एक नया विचार मन में आता है। कैसा विचार? आज के इस डिजिटल युग में जहां हम बस एक बटन दबाकर लोगों को ब्लॉक या अनफॉलो कर देते हैं, रिश्तों को मिनटों में खत्म कर देते हैं,
तो सोचने वाली बात है कि क्या हम सब भी शोभन की तरह उसी कानूनी ठंडेपन और भावनात्मक कायरता की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? ये बहुत ही सटीक तुलना है। क्या हमारी ये आज़ादी हमें भागने का आसान रास्ता दे रही है? बिल्कुल। शायद आज हमारे पास स्टैम्प पेपर ना हो, लेकिन हमने लोगों को अपनी जिंदगी से बेदखल करने के अपने नए तरीके ईजाद कर लिए हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, इस पर विचार करना जरूरी है। इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही विषयों की परतों को उधेड़ते रहेंगे। हेलो, आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लगी? जैसे भी लगी हो कमेंट में बताकर जाइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो के लिए।